साधना एक छोटे से गांव में रहने वाली लड़की थी। साधना के पिता की कुछ समय पहले ही एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी, जिसके बाद परिवार की सारी जिम्मेदारी साधना पर आ चुकी थी। साधना पढ़ना लिखना चाहती थी, लेकिन परिवार की मजबूरी के कारण साधना सड़क के किनारे समोसे बेचना शुरू कर देती है। जिसके बाद साधना की दुकान कुछ समय तो चल रही होती है सही से, लेकिन अब साधना के समोसे की बिक्री कम होने लगती है। हे भगवान, एक तो आपने पापा को हमसे इतनी जल्दी छीन लिया, और फिर उसके बाद जब हम अपने पैरों पर खड़े हो रहे थे तो आप परीक्षा लिए जा रहे हो। अगर ऐसे ही चलता रहा तो क्या होगा हमारा। साधना इतना सोच ही रही होती है कि तभी एक रमन नाम का लड़का आता है। अरे बहन जी, समोसा कितने का है? भैया बस 10 रुपए का। बताओ कितने देने हैं? ठीक है, एक दे दो खाने के लिए। साधना रमन को समोसा खाने को देती है। रमन को समोसा बहुत अच्छा लगता है और वो बोलता है, अरे बहन, ये समोसा तो बहुत ही अच्छा है। शुक्रिया भैया, लेकिन क्या फायदा, हमारी दुकान पर तो लोग तब भी नहीं आते। कौन कौन से समोसे बना लेती हो तुम? कौन कौन से मतलब? लेकिन भैया समोसा तो सिर्फ आलू का ही होता है। कौन से जमाने में जी रही हो बहन? तभी तो तुम्हारी दुकान चल नहीं रही है। दुनिया में ना जाने कितने तरह के समोसे आ गए हैं और तुम अब तक आलू पे अटकी हुई हो। अरे पिज्जा, समोसा, चाउमीन, पास्ता, समोसा, बहुत तरह के समोसे बनते हैं। अरे हर तरीके का समोसा बनाना सीखोगी तभी तुम्हारा काम आगे चलेगा। चिकन का भी समोसा होता है, पता है तुम्हें? देखना, तुम्हारी दुकान में लाइन लग जाएगी अगर तुम ऐसा ट्राई करो तो। चिकन समोसा? लेकिन भैया हम तो खुद शाकाहारी हैं, हम लोगों को कैसे मांस खिला सकते हैं? बहन देखो, जरूरी नहीं है कि तुम्हें चिकन खाना पड़े, लेकिन अभी अपनी मजबूरी को समझो और लोगों की पसंद को। और आजकल के टाइम पे यही चलता है, बस बनाना सीखो और बेचो। ठीक है भैया, मैं कोशिश करूंगी। साधना अब रमन की बातों को दिमाग में रखकर चिकन समोसा बनाने लगती है और बेचने लगती है। जिसके बाद वो देखती है कि उसके आलू समोसे से ज्यादा लोग चिकन समोसा खा रहे हैं और ऐसे ही धीरे धीरे उसकी दुकान पर भीड़ लगने लगती है और उसका काम भी बहुत अच्छा चलने लगता है। ये देखकर साधना को भी काफी अच्छा लगता है। सही कहा था उन भैया ने, मेरी दुकान पर गिनती के लोग ही आते थे पहले, लेकिन जब से मैंने चिकन समोसा बेचना शुरू किया है तब से तो मेरा और मेरी इस दुकान का बहुत नाम हो रहा है। बस माता रानी की कृपा से ऐसा ही बने रहे। साधना की अच्छी कमाई होने लगती है और कुछ ही दिनों बाद साधना की भी शादी हो जाती है। शादी के बाद भी साधना सड़क के किनारे समोसे ही बेचा करती थी। साधना का समोसे बेचने का काम वहाँ भी काफी अच्छा चल रहा होता है। एक दिन साधना की बिल्कुल भी बिक्री नहीं होती, तो वो बहुत कम पैसे लेकर अपने घर जाती है और अपनी सास माला को वो पैसे देती है। क्या हुआ भाई, बस इतने से पैसे क्यों? माँ जी पता नहीं क्यों आज ज्यादा लोग कुछ लेने नहीं आए, और आज तो वो भी है ना एकादशी। तो एकादशी के दिन कौन चिकन वाले मोमोज खाता है? लेकिन बहू, तुझे तो पता है ना कि घर में बस एक तू ही कमाने वाली है और इतने कम पैसे आएंगे तो घर का खर्च कैसे चलेगा? ऊपर से अशोक की दवा का खर्च, वो सब कैसे होगा बहू? हाँ माँ जी, आप सही कह रही हो। अशोक जी का जब से काम छूटा है तब से तो वो और भी ज्यादा परेशान रहने लग गए हैं, और 3 दिन से तो उनका बुखार भी नहीं उतरा है। तब से दवाई ही ला रही हूँ। बहू, अब कर भी क्या सकते हैं, वो बेचारा भी इतना परेशान रहने लगा है। कहाँ पता था किसी की ऐसा कुछ हो जाएगा, लेकिन अब हम ऐसे हालात से डरकर तो नहीं रह सकते ना। हाँ माँ जी, आप सही कह रही हो। बहू देख, हम वैसे भी बहुत गरीब है और अब तो बस घर में एक तू ही कमाने वाली है, इसलिए तू ऐसे हिम्मत मत हार। माँ जी, मैं तो खुद परेशान हो गई हूँ। आपको भी पता है मैं कितनी कोशिश करती हूँ कि घर में ज्यादा पैसे ला सकूं, लेकिन कुछ भी कर लूं थोड़े बहुत पैसे ही आ पाते हैं। बहू तू रो क्यों रही है? अरे तू ही इतनी परेशान हो जाएगी तो हम लोगों को कौन हिम्मत देगा? देख बहू, हर किसी का दिन एक जैसा नहीं होता है, सबके दिन बदलते हैं। हमारे भी दिन बदल जाएंगे। बहू तू इतना ज्यादा परेशान मत हो और खुद को अकेला तो कभी भी मत समझ। माँ जी, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है हमारे साथ। तो पहले तो चिकन समोसे से थोड़े बहुत पैसे आ भी जाते थे, लेकिन अब तो वो भी नहीं आ रहे। ऐसा लग रहा है कि भगवान भी ये सब जानबूझकर कर रहे हैं। बहू देख, तू
ना तेरी इन सब में कोई गलती है और ना ही भगवान की कोई गलती है। तो अच्छा यही होगा ना कि किसी को भी ना दोष देकर बल्कि अपने परिवार पर ध्यान दिया जाए। साधना अपने घर के हालात को देखकर काफी परेशान हो जाती है, क्योंकि अब अचानक से साधना का काम रुक गया था। 2 दिन बाद नवरात्रे आ जाते हैं और नवरात्रे का पहला दिन होता है। साधना अपने घर के मंदिर में पूजा कर रही होती है। माता रानी, आपने हमेशा मुझे सहारा दिया, कभी गिरने नहीं दिया। जब जब मैं खुद से निराश हुई हूँ तब तब आपने मेरा हाथ थामा है, लेकिन अब इस विपदा की घड़ी में क्यों आप मेरा साथ नहीं दे रही हैं? मैं बहुत मुश्किल में हूँ। मेरे पति की नौकरी नहीं है, उनकी तबीयत भी बहुत खराब है। साधना बहुत ही दुखी रहने लगती है और वापस अपनी चिकन समोसे की दुकान लगाने जाती है। तभी साधना के पास एक छोटी बच्ची आती है। दीदी, आपको पता नहीं क्या, नवरात्रि शुरू हो चुके हैं और आप नवरात्रों में चिकन समोसे बेचोगी। खुद को क्यों पाप की भागीदार बना रही हो आप? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई कि नवरात्रों में तो कोई चिकन समोसा खाएगा ही नहीं। खाने वालों को किसी त्योहार से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन अगर आप देवी माँ की भक्ति करती हो तो आप खुद ही नवरात्रों में चिकन समोसा नहीं बेचोगी। बात तो बिल्कुल सही कही तुमने, लेकिन मैं अगर चिकन समोसा नहीं बेचूंगी तो मैं कैसे कमाऊंगी? और इस समय तो मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। मेरे पति की तबीयत भी ठीक नहीं है। माता रानी के आशीर्वाद से सब ठीक हो जाएगा। बस माता रानी को हमेशा खुश रखने की कोशिश करो। कोई ऐसा काम मत करो जिससे माता रानी को तुम पर क्रोध आए। छोटी बच्ची की बातें साधना के दिमाग में चली रही होती हैं। वो बिल्कुल शांत होकर वहीं बैठ जाती है। तभी वो बच्ची वहाँ से गायब हो जाती है और साधना काफी परेशान हो जाती है। उस बच्ची की बातों ने तो मुझे पता नहीं किस दुविधा में डाल दिया। अगर मैंने दुकान नहीं लगाई तो मेरी कुछ कमाई नहीं होगी, और दुकान लगाई वो भी नवरात्रों में चिकन समोसे की, तो माता रानी का अपमान हो जाएगा। अब मैं क्या करूं? साधना बहुत ही परेशान हो जाती है और वहीं पर बैठी रहती है और रात तक वहीं बैठी रहती है। जब तक रात में साधना घर जाने लगती है तो रास्ते में ही साधना को वही छोटी जमीन पर गिरी मिलती है, जिसके सर से बहुत खून आ रहा था। तुम तो वही हो ना जो सुबह मेरी दुकान पर आई थी, जिसने मुझे समझाया था। लेकिन तुम यहाँ कैसे, और ये सर पर चोट कैसी? हाँ, मैं वही हूँ। और अभी मैं खेल रही थी तो मेरा पैर फिसल गया और मेरे सर पर चोट लग गई। दीदी कुछ करो ना, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, सहा भी नहीं जा रहा, कुछ करो ना। तुम अपना घर बताओ, कहाँ रहती हो तुम? मैं तुम्हारे घर चलती हूँ। तुम्हारे माँ बाप भी बहुत परेशान हो रहे होंगे। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं अकेली रहती हूँ। दीदी बहुत दर्द हो रहा है। उस बच्चे की बात सुनकर साधना उसे अपने घर लेकर चली जाती है और उसके लिए उधार करके दवाई भी लेकर आती है। अपनी सास के पूछने पर भी साधना कुछ जवाब नहीं देती और हर वक्त उस बच्ची के साथ ही रहती है और उसी के पैरों तले सो भी जाती है। सुबह जब साधना की आँख खुलती है तो वो बच्ची वहाँ नहीं होती, लेकिन वहाँ काफी सारे पैसे रखे थे। ये देखकर साधना अपनी सास को बुलाती है। माँ जी, ये देखो। दोनों सास बहू बहुत हैरान हो जाती हैं। तभी वहाँ एक आवाज आती है। साधना बेटा, तुम मेरी भक्ति करती हो और मुझे प्रसन्न करने के लिए तुमने कल अपना काम नहीं किया और उस बच्चे की इतनी सहायता की। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और ये पैसे तुम्हारे हैं। अब तुम अपना काम शुरू कर सकती हो। साधना बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसे नवरात्रों में ही माँ का आशीर्वाद मिल गया था। सरला की बहू खुशी को घर के खाने से ज्यादा बाहर का खाना अच्छा लगता था, जिससे सरला भी तंग आ चुकी थी। एक रोज देर शाम सरला अपनी बहू से कहती है, बहू, आज खाने में साग रोटी बना लियो, बहुत दिनों से घर में कुछ अच्छा नहीं बना है। अरे माँ जी भी ना हरी साग सब्जियाँ भी ऐसे खिलाती हैं जैसे हम कोई भेड़ बकरी है। अब भला माँ जी को कौन ही समझाए कि इन साग सब्जी से ऊपर भी एक दुनिया है। क्या हुआ बहू, यहाँ खड़े खड़े क्या सोच रही है? जा भी अब खाने की तैयारी कर ले। अपनी सास के कहने पर खुशी किचन में खाना बनाने जाती है। ना जाने इनका साग और हरी सब्जी के नाम पर मुंह क्यों बन जाता है। ये नहीं खाएगा तो शरीर में ताकत कहाँ से आएगी।
लेकिन इन्हें तो समझाना बस के बाहर है। अब क्या खाऊंगी मैं? सुबह भी माँ जी ने टिंडे बना दिए थे, भला ये भी कोई खाने की चीजें हैं? और अब शाम में साग उबाल रही हैं। ये सोचते हुए खुशी अपने पति सूरज को फोन लगाती है। सुनिए जी, आते वक्त मेरे लिए पिज्जा लेते आइएगा। मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। सुबह तो आप भी जानते हैं ना, माँ जी ने टिंडे की सब्जी बनाई थी और अब माँ जी के कहने पर साग बना रही हूँ मैं। अच्छा ठीक है, मैं आते वक्त तुम्हारे लिए पिज्ज़ा लेता आऊँगा, और कुछ खाना है तो बता दो। नहीं जी, बस पिज्जा ही काफी है। कल का भी नहीं पता है माँ जी क्या बनाने लगे। माँ जी के उम्र के हिसाब से तो यही हरी साग सब्जियाँ ठीक है, लेकिन अब माँ जी को कौन समझाए कि अब ये हमारी उम्र ही क्या है। अब देर रात जब सरला खाना निकालने के लिए जाती है तो वो देखती है खाना जितना बना है उतना ही है। अब तक किसी ने साग को हाथ भी नहीं लगाया है। अब सरला अपनी बहू को आवाज लगाकर उसको बुलाती है। बहू, तूने खा लिया? और सूरज ने भी खा लिया होगा। हाँ खा लिया माँ जी। और आपने खाया खाना क्या? बहू, तो अब तू झूठ भी बोलने लग गई। मुझे सच सच बता, तूने खाने में क्या खाया है? वो माँ जी, मैंने खाया नहीं है। आप तो जानती है ना कि मुझे साग सब्जी और हरी सब्जियों से कितनी नफरत है। बहू, मैं तेरी थोड़ी ही दुश्मन हूँ। अगर तू ये खाना नहीं खाएगी तो तेरे शरीर को ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? तू बता, आज तक कोई डॉक्टर बीमार होने पर ये कहता है कि आपको चाउमीन, मोमोज या रोल खाना है? माँ जी, आपकी बात तो ठीक है, लेकिन मुझसे ना किसी भी हालत में ये टिंडे, बैगन, साग, ये सब्जी नहीं खाई जाती। लेकिन बहू, तू समझने की कोशिश भी तो कर। मैं तुझे क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ? माँ जी, और आप भी तो समझने की कोशिश कीजिए ना कि मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ। सरला अपनी बहू को समझा समझा कर थक चुकी थी, लेकिन उसकी बहू है जो कि सरला की बात को मानने को तैयार ही नहीं थी। अब अगली सुबह सरला जब किचन में जाती है तो देखती है पिज्जा के खाली डिब्बे पड़े हुए हैं। अच्छा, तो इसने रात में भी पिज्जा खाया है, तो भला इसे भूख कहाँ से लगेगी अब? माँ जी, आज के खाने में क्या बनाऊँ? आज के खाने में तो बहू फ्रिज में जो पनीर है ना, वही बना ले। सच में माँ जी, आज पनीर बनेगा? माँ जी, वैसे आज कुछ है तो नहीं? कहीं आपका जन्मदिन तो नहीं है ना? अरे नहीं बहू, बस आज मेरा ही मन कर रहा था पनीर की सब्जी खाने का। अच्छा माँ जी, आपका मन होता है, वही तो बनता आया है आज तक घर में। सरला अब जैसे ही किचन से निकलती है वैसे ही उसके घर विमला आ जाती है। अरे विमला, क्या बात है? बड़े ही दिनों बाद दिखी है। लगता है घर का रास्ता भूल गई है। अरे नहीं, तुझे तो पता है ना, 2 दिन से मैं यहाँ थी नहीं और मेरी बहू की तबीयत खराब थी तो मैं उसके साथ हॉस्पिटल में थी। अरे मुझे तो इस बारे में कुछ मालूम भी नहीं है। क्या हुआ तेरी बहू को वैसे? क्या बताऊँ सरला, पूरे दिन तो सिर्फ उसे बाहर का पिज्जा, बर्गर, मोमोज खाना है। अब भला उसे कौन समझाए कि ये सेहत के लिए कितना नुकसानदेह होता है। लो, बीमार पड़ गई, डॉक्टर ने भी खून की कमी निकाल दी। विमला, मेरे घर का हाल भी कुछ ऐसा ही है। मुझे तो किसी से कहते हुए भी नहीं बनता। अब बहू को समझाते हूँ तो उसे तो बात बुरी ही लग जाती है। अरे तेरी बहू का तो रोज का हो गया है, बाहर से ही ऑर्डर करती रहती है। उसे तो पिज्जा बहुत पसंद है। अब जब वो पिज्जा ही खाती है तो उसे वही खिला दे। अरे विमला, ये तू कैसी बात कर रही है? भला तू तो अपनी बहू को देख ही रही है ना। अरे मेरे कहने का मतलब ये है कि तू अपनी बहू को पिज्जा खिला, लेकिन खुद बनाकर, जिसमें तू अपनी मर्जी की सब्जियां डाल सके। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। वैसे भी मेरी बहू को पिज्जा बहुत पसंद है, इसी बहाने उसे हरी साग सब्जी तो खिला पाऊंगी मैं। अब सरला देर शाम अपनी बहू को कहती है, आज बहू खाना मैं बनाऊंगी, तो तू आराम कर। जब खाना बन जाएगा तो मैं तुझे बता दूंगी। आज तो माँ जी ने खाना बनाया ना, तो पक्का मुझे ग्लूकोज की जरूरत पड़ेगी। माँ जी के हाथों का खाने वाला तो बस 10 दिनों में ही निपट जाए। ना तो तेल, ना मिर्च, ना मसाला, बस उबाल कर खाना बना देती हैं। अब यहाँ खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? जा जाकर और कोई दूसरा काम देख ले। खुशी तो अपनी सास की बात मना करके अपने दूसरे कामों में लग जाती है। इधर सरला ढेर सारी सब्जियां काटती है और पिज्जा बनाने की तैयारियों में लग जाती है। माँ जी, क्या बना रहे हो आप वैसे? मैंने सोचा पूछ लूं माँ जी से आज खाने में क्या बनाया माँ जी ने। सब्र कर, खाने का समय होगा तो तुझे पता चल जाएगा कि खाने में क्या बना है। ना जाने माँ जी क्या बना रही है, बस एक खुशबू ही अच्छी आ रही है। खाना तो फिर भी वही उबला होगा ना, और बिना नमक का ही बना होगा। अब खुशी भी खाना बनाने का इंतजार करने लगती है।
इधर सूरज भी ऑफिस से घर आ जाता है और आते ही खुशी से कहता है, खुशी, आज खाने में क्या बना है? मुझे भूख लगी है, जल्दी से खाना लगा दो, मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ। आज तो खाना माँ जी बना रही हैं, मुझे नहीं पता उन्होंने खाने में क्या बनाया है। तो फिर तो पक्का आज माँ ने कुछ ऐसा बनाया होगा जिसे खाकर मैं 4 दिनों तक खाना ही नहीं खाऊंगा। अब जब सरला पिज्जा बनाने के बाद अपने बेटे और बहू को आवाज लगाती है तो सूरज अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे भूख नहीं है, मुझे पता है, वैसे भी आपने बैगन या कद्दू ही बनाया होगा। अरे आकर देख तो, तेरी माँ ने तेरे लिए क्या बनाया है, और बहू का ये तो फेवरेट है। अरे ऐसा क्या बना लिया माँ जी ने जो मेरा इतना फेवरेट है? अब जब हॉल में खाने के टेबल पर खुशी और सूरज आते हैं तो वो देखकर हैरान रह जाते हैं कि सरला ने पिज्जा बनाया है। माँ जी, ये आपने बनाया है? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये आपने बनाया है। अरे अब देख क्या रहे हो, खाकर भी तो बताओ कि आखिर पिज्जा कैसा बना है। सरला पिज्जा तो अच्छा बनाती है, लेकिन पिज्जा में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हरी सब्जियां डालती है, खास करके बैंगन। अरे माँ, पिज्जा तो बहुत ही टेस्टी बना है, क्या बात है माँ, आज तो मजा ही आ गया पिज्जा खाकर। माँ जी, इतना टेस्ट है ना इस पिज्जे में, क्या बताऊँ, मुझे तो खाकर ही मजा आ गया। सरला पिज्जे में तो ढेर सारी हरी सब्जियां डाल देती है, जिसे बड़े ही चाव से सूरज और खुशी खा भी लेते हैं। अभी यही मैंने ने कहा होता ना कि मैं बैंगन बनाने जा रही हूँ तो ये मेरी जान खा जाते, लेकिन पिज्जा के नाम पर कैसे खाए जा रहे हैं। एक बार अपनी माँ के बारे में भी नहीं पूछा जा रहा इनसे। अब सरला भी हर 2 दिन पर सब्जियों से भरा पिज्जा बनाकर अपने बच्चों को देने लगती है, खास करके अपनी बहू को। अब अगले ही रोज विमला सरला के घर आती है। अरे विमला, आ बैठ, अभी पिज्जा बना रही हूँ, खा कर जाना। अरे क्या बात है सरला, आज तूने कैसे पिज्जा बना लिया? तू तो अपनी बहू को पिज्जा खिलाने के खिलाफ थी। अभी तू पिज्जा खाते ही सब समझ जाएगी, तू रुक, मैं अभी लेकर आती हूँ। अरे वाह सरला, खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है तेरे पिज्जे में से। हाँ वो तो है विमला, अब खाकर बता कि कैसा बना है। विमला जैसे ही पिज्जा खाती है वैसे ही उसे तो सरला के हाथों का बना हुआ पिज्जा खाकर ही मजा आ जाता है। अरे सरला, क्या पिज्जा बनाया है, खाकर तो मजा ही आ गया। वैसे क्या सब डाला है तूने इसमें, जरा मुझे भी तो बता। देख, इसमें सबसे ज्यादा तो मैंने हरी सब्जी डाली है, लेकिन ये सबसे स्पेशल बैंगन का पिज्जा है। अरे सरला, बैगन की सब्जी को खाकर जितना बुरा लगता है उतना ही ये पिज्जा खाने में मजा आ गया। एक दिन किशन अपने घर की बालकनी में खड़ा होकर खुद से बातें करता हुआ सोचता है, यार कितनी बोरिंग जिंदगी हो गई है मेरी। वही बीबी है, वही बच्चे हैं, वही पुराना टीवी है, वही पुराना फ्रिज है। क्या जिंदगी है यार। रोज सुबह उठता हूँ, नहाता हूँ, तैयार होता हूँ, ऑफिस जाता हूँ और शाम को फिर वापस आता हूँ और घर में चुपचाप बैठा रहता हूँ। कभी बीबी की गालियाँ सुनता हूँ, ताने सुनता हूँ, फरमाइश सुनता हूँ, तो कभी बच्चों की फरमाइश सुनता हूँ। अरे यार जिंदगी झंड हो गई है। नाम तो किशन है, माँ बाप ने नाम रखा था किशन, लेकिन किशन नाम पे तो कलंक हूँ मैं। अरे ना तो गोपी मिली ना राधा मिली, मिली तो कौन? मीरा। वो भी मीरा कम पतीला ज्यादा है। अरे भैंस है भैंस, मोटी भैंस जैसी बीवी मिली है मुझे। इतने में ही नीचे से शुक्ल जी किशन को आवाज देते हुए कहते हैं, अरे किशन जी, जरा नीचे तो आइए, आपके लिए कमाल की खबर लेकर आया हूँ। अरे क्या हो गया, कौन मर गया? आइए तो बताता हूँ ना आपको। किशन नीचे शर्मा के पास आता है और शर्मा बोलता है, आपको पता है कल रात आपके फ्लैट के सामने वाले फ्लैट में मिस्टर त्रिपाठी आए हैं अपनी बीवी के साथ। अबे शर्मा के बच्चे, तूने मुझे ये बताने के लिए नीचे बुलाया है? अबे आए होंगे तो मैं क्या करूं? इसमें देखने लायक क्या है? देखने लायक है उसकी बीवी के लंबे बाल, मोरनी जैसी चाल, वो हंसती है तो फूल गिरते हैं, सोचो बोलती होगी तो फिर क्या ही करती होगी। किशन शर्मा की बात सुनकर पड़ोसन के ख्यालों में खो जाता है और फिर कुछ देर बाद होश में आकर बोलता है, देख भाई, अगर तेरी बात झूठी निकली ना तो जान से मार दूंगा तुझे। जान से तो आप जाओगे, वो भी अपनी जानलेवा पड़ोसन के प्यार में। आफत है वो, आफत। इतने में ही किशन की बीवी उसे बालकनी से आवाज लगाती है और कहती है, पप्पू के पापा नीचे उतर ही गए हो तो जरा 2 किलो दूध और 2 नारियल वाले बिस्कुट ले आना। अरे हाँ हाँ मेरी माँ, लेता आऊंगा। क्या मुसीबत है, नीचे उतरा नहीं कि काम पकड़ा दिए। किशन दुकान से सामान लेकर वापस आता है कि उसकी टक्कर मिस्टर त्रिपाठी से हो जाती है। उसके बाद मिस्टर त्रिपाठी कहते हैं, हम माँ करी तो भाई साहब वो गलती से टकराए गए,
वो आप दिखे नहीं ना हमको तो टकरा ही गए, हमको माफ कीजिएगा। किशन जैसे ही नजर उठाता है तो उसकी नजर मिसेस त्रिपाठी पर पड़ती है, जो कि किसी स्वर्ग की अप्सरा की तरह थी, और किशन बस उसे देखता ही रह जाता है। अब किशन त्रिपाठी की बात का कोई जवाब नहीं देता, तो त्रिपाठी बोलता है, अरे बहरे वहरे हो का? अरे हम कब से आपको बोल रहे हैं और आप कोई जवाब ही नहीं दे रहे हो। अरे क्या हो गया आपको? लगता है बड़ा बुर्बक आदमी हो आप। अरे मेहरारू जी, चलिए घर चलते हैं, घर जाके अच्छा पूरी बना के खिलाना आप हमको। चलिए चलते हैं। इतना कहकर त्रिपाठी अपनी बीवी को वहाँ से ले जाता है और किशन बस उसे देखता रहता है। समय बीतता है और किशन आए दिन छुपकर मिसेस त्रिपाठी को देखा करता। उसके थोड़ा करीब रहने के लिए किशन मिसेस त्रिपाठी से दोस्ती भी कर लेता है। एक दिन किशन गली में टहल रहा होता है कि सामने से मिसेस त्रिपाठी आ रही होती है, जिसके बाद किशन अपने मन में सोचता है, आज तो ये किशन अपने प्यार की बांसुरी बजा के रहेगा, कम से कम गुड मॉर्निंग तो विश कर ही दूंगा। इससे पहले मिसेस त्रिपाठी पास आती और किशन कुछ कहता, तभी किशन की बीवी बालकनी में आती है और कहती है, पप्पू के पापा, जरा नीचे से 2 किलो दूध और 2 नारियल के बिस्कुट तो लेते आना। हाँ मेरी माँ, आ रहा हूँ मैं आ रहा हूँ। इसने तो मुझे दूध वाला बना के रखा है, जरा सा भी नीचे उतरा नहीं कि दूध ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ। इतना कहकर जैसे ही किशन देखता है तो पाता है कि मिसेस त्रिपाठी जा चुकी हैं और वो सामान लेकर घर चला जाता है। और उसी रात वो अपने एक तरफा प्यार का इजहार करने के बारे में सोचता है और एक कागज पर अपने प्यार का इजहार करके उसमें पत्थर लपेटकर त्रिपाठी की खिड़की पर मार देता है, जिसके बाद लहूलुहान होकर त्रिपाठी बाहर आता है और बोलता है, हाय राम, मार डाला रे। अरे कौन मनुष्य है? अरे सुअर के नाती, अरे पत्थर काहे को मार रहे हो बे? अरे काहे को मारा बे? अबे कौन सी तुम्हारी मेहरारू को छेड़ दिया हमने? अरे कीड़े पड़ेंगे सालो। अरे तुमने मुझे एक पत्थर मारा है, भगवान करे तुम्हें कोई 10-20 पत्थर मारे। किशन त्रिपाठी को पत्थर लगता देखकर डर से छुप जाता है और वापस सो जाता है। अगले दिन किशन खुद त्रिपाठी के घर जाकर उसका समाचार पूछने जाता है और वहाँ जाके बोलता है, त्रिपाठी जी क्या हो गया आपको? ये चोट कैसे लग गई? कल दिन में तो भरे चंगे थे। अरे भैया मत पूछो, पता नहीं कौन सा वो घटिया आदमी था, मनुष्य कहीं का, जिसके कारण हमारा ये हाल हो गया। अरे ऐसे कैसे ना पूछे भाई साहब, बताइए ना। अरे भैया वो कोई करम का जला था, 1 नंबर का घटिया आदमी। अरे पत्थर ऐसे मारा जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। अरे रात के 2 बजे कौन पत्थर मारता है? अरे हम तो पानी पीने के लिए जा रहे थे और उसने पत्थर मार दिया और हमें लग गई और बहुत दर्द हुआ। है क्या बोले, अभी तक दर्द गया नहीं। बस भाई साहब, इतनी भी गालियां मत दीजिए। क्या हो गया? ज्यादा छोड़ो ना, पुरानी बात है। भाभी जी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही है। अरे हमारी मैडम तो मार्केट गई है, तनिक लेट आएगी। वैसे भाभी जी है तो बड़ी कातिल जानलेवा। मेरा मतलब है कि भाभी जी आपका ध्यान तो बहुत रखती होंगी। ये तो है भाई साहब, हमारी मैडम हमको कोनो काम नहीं करने देती, बस सारा दिन कहती है आराम करिए, आपकी सेवा तो हमारा धर्म है और हम अपना धर्म निभा रहे हैं। आप बस आराम कीजिए, हम आपकी सेवा करेंगे पूरी जिंदगी। हाय हाय क्या बोलती है, क्या चलती है। हाय हाय बीबी हो तो ऐसी, वरना ना हो। किशन पड़ोसन की तारीफ सुनकर उस पर फिदा हो जाता है। बस फिर क्या था, वो तो अपनी बीवी में भी उसे ही इमेजिन करने लगता है। दिन ऐसे ही बीतते हैं और अब ना ही किशन अपनी बीवी की तरफ देखता और ना ही उसका कोई काम करता। बस सारा दिन बालकनी में खड़ा होकर अपनी जानलेवा पड़ोसन के दर्शन का इंतजार करता। तभी एक दिन किशन मन में सोचता है, बहुत कर ली पड़ोसन से एक तरफा मोहब्बत, अब तो उनके घर जाके प्यार का इजहार करके ही आऊंगा आज। इतना सोचकर किशन रात होते ही गुलाब लेकर पड़ोस के घर में घुस जाता है और टेबल के नीचे छुप जाता है, जिसके बाद त्रिपाठी के सोने का इंतजार करता है। लेकिन त्रिपाठी नहीं सोता और उसके सोने का इंतजार करते करते किशन की आंख वहीं पर लग जाती है और जैसे ही सुबह होती है तो उसकी आंखें वहीं पर खुलती है तो उसे दिखाई देता है कि त्रिपाठी पूरे घर में पोछा लगा रहा है। वो कुछ सोच पाता कि तभी मिसेस त्रिपाठी की आवाज सुनाई देती है, अरे ओ बुड़बक, तनिक जल्दी जल्दी हाथ चलावा, अभी बतेरो काम पड़े हैं और एक कपड़े का तो हर माँ के धोई।
अरे हमारी अम्मा काय धोएगी, हम धोएंगे। धो तो रहे हैं ना, थोड़ा समय लग जाता है। अरे घर का काम ही इतना है तो थोड़ा बहुत तो समय जाएगा ना। आप एक काम कीजिए, जब तक आप चाय बना लीजिए, जब तक हम घर का सारा काम कर देते हैं। किशन त्रिपाठी के घर का ये माहौल देखकर घबरा जाता है और अपने मन में सोचता है, अबे ये तो सच में जानलेवा है। मेरी पत्नी अगर इतना अत्याचार मुझ पे करे, मैं तो कब का आत्महत्या कर लूं। लेकिन ये त्रिपाठी का बच्चा ये तो सब कुछ झेल लेता है। पर त्रिपाठी है भी तो एक नंबर का कमीना। कितना झूठ बोलता है कि उसकी बीवी उसे कोई काम नहीं करने देती, सेवा करती है। एक नंबर का झूठा ही आदमी। किशन मौका पाकर त्रिपाठी के घर से निकल जाता है और राहत की सांस लेता है, जिसके बाद उसे एहसास होता है कि जरूरी नहीं सुंदर दिखने वाली चीज ही अच्छी हो। वो अपने घर आता है और अपनी बीवी से कहता है, ये लो, ले आया मैं 2 किलो दूध और 2 नारियल का बिस्किट। मैंने सोचा क्यों मैडम को परेशान करूं। क्या बात है जी, आज तो आप मेरी जान ही लेकर मानोगे। जान तो मेरी बची है, वो भी रात को। और समझ में भी आ गया मुझे कि जानलेवा से तो अच्छा पतीला है। कुछ कहा क्या तुमने? अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं कहा मैंने। तभी शर्मा फिर से किशन को आवाज लगाता है और कहता है, किशन जी जरा नीचे आइए, आपको कुछ जरूरी बताना है। अबे अब क्या आफत आ गई, कौन मर गया? आफत ही तो आई है, आप नीचे आइए जल्दी। ऐसे कैसे बता दूं? किशन नीचे जाता है और पूछता है, अब बकना क्या हो गया, क्यों बुलाया मुझे? अरे किशन, तुझे पता है तेरे नीचे वाले फ्लैट पे मिसेस वर्मा रहने आई हैं। उनकी नशीली आंखें, कातिल जुल्फे। शर्मा की बात सुनकर किशन फिर से पड़ोसन के ख्यालों में खो जाता है और तभी मिसेस वर्मा सामने से गुजरती हैं और वो सच में बहुत सुंदर होती हैं। किशन उन्हें देखकर देखता ही रह जाता है। यार ये तो सच में बड़ी ही जानलेवा पड़ोसन है। हाय मैं तो मर गया। पर दोस्तों, कुछ लोग कभी नहीं सुधर सकते। आपको क्या लगता है कि आखिर पड़ोसन किशन का बैंड कैसे बजाएगी, या फिर किशन क्या इसका दिल सच में चुरा पाएगा? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।